तो आइए दोस्तों, समय को नाजायज करते हुए हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो ये जो नवीन सर द्वारा नायक 2.0 सीरीज चलाई गई है, इसका प्रैक्टिस सेट हम फास्ट रिवीजन एक तरीके से कह सकते हैं करेंगे। 10 से 12 मिनट में पूरे सीरीज का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था महाभारत, रामायण, महाकाव्य, पुराण, इन कहानियों का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका ध्यान रखिएगा संबंध कथकली से, और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। नेक्स्ट बात करेंगे कुल शास्त्रीय नृत्य की। तो कुल शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं। किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। लेकिन जब संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हम बात करेंगे तो उनके अनुसार 9 है, और 9वां इन्होंने किसको माना है? छऊ को अतिरिक्त माना है। और छऊ कितने प्रकार का होता है? छऊ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ जो होता है उड़ीसा का होता है, सरायकेला छऊ झारखंड का होता है, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का होता है। मयूर उड़ता है तो मयूरभंज उड़ीसा का हो गया। सरायकेला यानी केला कहाँ सड़ जाता है? झाड़ियों में, तो झारखंड हो गया। और पुरालिया यानी जब बंगला आप लेंगे तो पुराना बंगला आपने लिया तो पश्चिम बंगाल हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का है, और कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव का है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी में सत्रिया नृत्य का। तो सत्रिया जो हमारा नृत्य है वो 8वां शास्त्रीय नृत्य है, और एक कहाँ का है? असम का है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य यही है क्योंकि ये सबसे बाद में इसी नृत्य को अपनाया गया था, और इसकी जो खोज हुई थी वो 2000 में श्रीमद शंकरदेव द्वारा। ये 500 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, सत्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगर पूछेगा हमसे कि सबसे नया तो सत्रिया हो जाएगा, और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ये 2000 वर्ष पुराना, और ये कितना था? ये 500 वर्ष पुराना था। नेक्स्ट बात करेंगे हम कथक की। तो कथक जो था वो उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में यूपी और राजस्थान आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि मुगल सहायता किस शास्त्रीय नृत्य को प्राप्त था, तो वो कथक को प्राप्त था। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, उड़ीसा का है, और मणिपुर का है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ कथकली का जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। कथकली के जो नायक होते हैं उनको पाचा कहा जाता है, और जो खलनायक होते हैं उनको काथी कहा जाता है। कथकली में जो मुद्राएं होती हैं वो 24 प्रकार की होती हैं, और श्रृंगार 5 प्रकार के होते हैं। जो यहाँ पर कथकली में भाषा है वो भाषा को कहते हैं मणिप्रवलम, और मणिप्रवलम 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, एक मलयालम और एक संस्कृत से। तो ये हमारा हो गया कथकली का। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम भाषा की। तो जो हमारी भाषाएं हैं वो जैसे देखिए, मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम केरल में बोली जाती है, और कोक बोरो त्रिपुरा में बोली जाती है, और कोंकणी गोवा में बोली जाती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का सबसे पहले मुख्यालय आप जान लीजिए न्यूयॉर्क सिटी है। और यूएन मतलब कैसे बना था? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो 1914 से 18 के बीच में, तो पहले LON बनाया गया था ताकि ये नियंत्रित कर सकें। यानी LON का मतलब लीग ऑफ नेशंस 1920, लेकिन ये इसमें सक्षम नहीं रहे। तो सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद 1939 से 45 पर हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर बनाया गया क्या? यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। और इसमें कितने देश हैं? 51 देश यहाँ पर इसमें साइन किए थे। और जो सबसे लास्ट यानी 91वां देश था वो पोलैंड था, यानी सबसे लास्ट में जिन्होंने साइन किया वो पोलैंड था। यूएन के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 अंग होते हैं, और इसमें 6 में से 5 का जो मुख्यालय होता है वो न्यूयॉर्क में ही है। सिर्फ एक का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय, इसका जो न्यायालय है वो द हेग में है, और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और ध्यान रखिएगा इसमें 15 जज होते हैं। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में। यूएन की जो भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। और जो यहाँ पर अन्य भाषा है वो 4 अन्य भाषाएं हैं। CARS यानी सी से यहाँ पर मतलब हुआ चीनी, ये से मतलब हुआ अरबी, आर से मतलब हुआ रसियन, और एस से मतलब हुआ स्पेनिश। नेक्स्ट बात करेंगे यूएन चार्टर के बारे में। तो यूएन चार्टर के बारे में, तो यूएन चार्टर में 19 चैप्टर दिए हुए हैं और आर्टिकल 111 है। यूएन सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे तो इसमें 15 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें टीम क्या देश कह सकते हैं 15 सदस्य इसमें जो होते हैं 10 अस्थायी होते हैं, और 5 कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और इन 5 में जो है अस्थायी में कौन कौन है याद रखिएगा, ABC, ये से अमेरिका हो गया, B से ब्रिटेन हो गया, C से चाइना हो गया, F से फ्रांस हो गया, R से रूस हो गया। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने हैं? 10 हैं अस्थायी सदस्य। और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा अस्थायी सदस्य जो हैं वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत अस्थायी सदस्य है क्योंकि इसमें नहीं है, ये अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य भारत 8 बार चुना गया है। सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है? जापान 12 बार। और भारत को सबसे पहले कब चुना गया था? 1950 में पहली बार चुना गया था। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो मतलब एक वर्ष में कितने देश को चुन सकते हैं? तो एक वर्ष में सिर्फ 5 देश चुने जाते हैं। और वर्तमान में यूएन में जो देश हैं उनकी संख्या 193 यानी 193 देश हैं। और जो सबसे लास्ट का देश है यानी 193वां देश है वो सूडान है, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट बात करेंगे हम अल्फ्रेड नोबेल की। तो इनका जो जन्म हुआ था 1833 में हुआ था, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1896 में हुई थी। ये स्वीडन के थे, और इन्हीं के वसीयत के आधार पर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा जो हुई वो 1900 में हुई, लेकिन पहली बार 1901 में दिया गया। शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। तो 5 ये हो गए। बाद में जो 6वां क्षेत्र बना उसको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में दिया गया था। जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा होती है वो अक्टूबर में होती है, और कहाँ में होती है? ओस्लो में होती है। लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को दिया था, स्टॉकहोम में दिया था। और स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। और देखिए जो शांति का नोबेल है, देखिए और जितने भी मतलब 500 क्षेत्रों के हैं ये सब स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का नोबेल है ये स्टोटिंग संसद यानी नॉर्वे में दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर ये सॉरी मैं भूल गया था, वास्तुकला का जो नोबेल है इसको, ये वास्तुकला का नोबेल किसे कहते हैं? तो प्रियत जकर जो होता है इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और जो गणित का नोबेल है ये एबल अवार्ड को गणित का नोबेल कहते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल जो मिला था वो मलाला यूसुफजई को मिला था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जो फेमस बुक है बी आर डिस्प्लेस्ड, ये इन्हीं की बुक है, मलाला यूसुफजई का। सबसे अधिक उम्र में इन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था। तो सबसे अधिक उम्र में यानी 97 यानी 97 वर्षों में इन्होंने पाया था गुड इनफ। और सबसे कम वर्षों में इन्होंने पाया था मलाला यूसुफजई, ये शायद 17 वर्ष के थे उस समय। 1969 में अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि 1969 में ही अर्थशास्त्र को पहली बार जोड़ा गया था। तो 69 में रेगनर फिरिस को दिया गया था।
नेक्स्ट बात करेंगे भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत की, तो ये 1911 में भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत हुई। जो पहला हवाई डाक सेवा था ये प्रयागराज से नहीं था। और जो यहाँ पर प्लेन था वो था हम्बर बाई प्लेन। 1932 में टाटा एयरलाइन मतलब इसका टाटा एयरलाइन बनी और बाद में 1946 में टाटा एयरलाइन को ही एयर इंडिया बना दिया गया। और जो ये मतलब हवाई परिवहन या हवाई क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का पहला हवाई अड्डा है वो जुहू यानी मुंबई में स्थित है और ये 1928 में बना था। सबसे बिजी जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये नई दिल्ली में है। और जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। 100वां एयरपोर्ट जो है वो पाकयांग है और ये कहाँ का है, सिक्किम का है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सौर ऊर्जा से संचालित फर्स्ट एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड का यानी विश्व का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तो ये कोचीन है, कोचीन का है। और ये कहाँ है, ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। ट्रिपल पी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनगणना की। 2011 की जनगणना में जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.64% थी। सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के बीच में हुई थी 24.80%, ये दशकीय वृद्धि है। सबसे कम दशकीय वृद्धि 1911 से 21 के बीच में हुई थी और ये माइनस में हुई थी -0.31। घनत्व जो था वो 2011 में 382 था और जो लिंगानुपात था 943 था। बाल लिंगानुपात था 919 था और जो साक्षरता थी वो 74.4% थी। इसमें जो पुरुष साक्षरता थी वो 82.10% थी और जो महिला साक्षरता थी वो 65.46% थी। 2011 में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी वो 31 मार्च 2011 में पेश की थी। इनके अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था वो यूपी था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट मैच की। तो जो T20 हमारा जो सीरीज होता है उसमें जो पावर प्ले होते हैं वो कितने ओवर होते हैं, शुरुआती के 6 ओवर होते हैं। एक बालर जो होता है मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। जो फॉलो ऑन शब्द होता है ये टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है और फॉलो ऑन का मतलब हुआ 200 रन का अंतर। ये टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ओडीआई में जो एक बालर होता है मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। डीएलएस यानी डकवर्थ लुईस सिस्टम ये 1997 में पहली बार आया था जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। और ध्यान रखिएगा डीएलएस टेस्ट में नहीं होता है। डीएलएस यानी जब ये वर्षा होती है तब इस मेथड को अपनाया जाता है। डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम ये पहली बार 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में अपनाया गया था। और इससे जो पहले आउट खिलाड़ी हुए वो हमारे देश के वीरेंद्र सहवाग हुए थे। और ध्यान रखिएगा वीरेंद्र सहवाग जो है वो भारत में T20 के पहले कैप्टन भी हैं। और जो विराट कोहली जो थे ये पिंक बॉल के पहले कैप्टन है भारत में। और भारत के ओडीआई के फर्स्ट कैप्टन अजीत वाडेकर हैं। देखिए टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स ब्रेक होगा 10 मिनट का, फिर यहाँ पर जो लंच होता है वो 40 मिनट का होता है, टी ब्रेक जो होता है वो 20 मिनट का होता है। टेस्ट मैच कितने दिनों का होता है, 5 दिनों का। वनडे मैच 1 दिनों का होता है, इसका नाम ही है वनडे मैच। और वनडे इनिंग्स ब्रेक जो होता है वो 40 मिनट का होता है। और T20 में इनिंग्स ब्रेक 10 मिनट का होता है। जो रेत समाज उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा ये 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जैसे तिरोहित और द एम्प्टी स्पेस भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था ये किया था डेजी रॉकवेल ने। और देखिए जो बुकर इंटरनेशनल प्राइज है 2005 में शुरू किया गया, जबकि जो बुकर अवार्ड या इसी को मेन बुकर कहते हैं 1969 में शुरू किया गया था। कुछ बुक्स और देख लेते हैं झुम्पा लाहिड़ी की। तो वेयर अबाउट्स इन्हीं की बुक है और इंटरप्रेट ऑफ मेलोडी इन्हीं की बुक है। द लोलैंड इन्हीं की बुक है और द नेम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। ठीक है, बंगाल की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर की तो वो रॉबर्ट क्लाइव था और गवर्नर को बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। और 1833 एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये थे विलियम बेंटिंग। और फिर गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया 1858 में। तो पहले भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर जो पेश किया गया था 18 मई 1773 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था, फ्रेडरिक नॉर्थ के द्वारा। और यहाँ जो इसका मतलब कार्य था वो गवर्नर से गवर्नर जनरल पद को बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की इसी में स्थापना हुई थी इसी एक्ट के तहत। और ये कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1774 में। और जो चीफ जस्टिस थे इसके एल्जा एम्पे थे और 3 अन्य सदस्य थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अब बात करेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट की। थोड़ा गलत लिखा आगे, पहले टा होना चाहिए फिर सा होना चाहिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो ये 1784 में आया था और इसमें 2 संस्थाएं बनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे और इनका संबंध व्यापारिक मामलों को देखना था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे, ये राजनीतिक जितने मामले थे ये इनको संभालना था। तो भारत में जो पैसा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को मिलना था ये 1793 एक्ट द्वारा भारतीय राजस्व से इनको पैसा मिलना तय हुआ। बात करेंगे हम 1813 के एक्ट की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म यानी मोनोपॉलिसी जो था इनका खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसी के तहत ईसाई जो मिशनरी थे वो अब आ सकते थे। तो भारत आने वाला फर्स्ट ईसाई मिशनरी जो था वो थॉमस अपोस्टल था। ये 52 AD में आया था यानी ईस्वी में आया था। देखिए जो ऊपर BOD और BOC यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाए गए थे 1858 के एक्ट से इन पदों को खत्म कर दिया गया। और यहाँ पर भारत सचिव का पद भी इसी में लाया गया था 1858 के एक्ट के तहत। बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार की तो ये 1909 में लाया गया था। बात करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 की। तो ये इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हो गया था। इंडिया और जो इंडिया यानी भारत में विधान परिषद था वो द्विसदनात्मक विधान परिषद है। तो एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे। वायसराय परिषद में भारतीय शामिल होने की बात इसी एक्ट में कही गई थी 1919 में। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो इसको दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा था, नेहरू ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। केंद्र में द्वैत शासन शुरू हो गया था 1935 के एक्ट के तहत। और तो जब केंद्र में शुरू हुआ तो प्रांत में खत्म हो गया। प्रांतीय सरकार 1937 में गठित इसी में हुई थी। और बर्मा यानी म्यांमार को ही बर्मा कहता है, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था 1937 में। और एक्ट कौन सा था, एक्ट यही था 1935 का एक्ट। और इसी एक्ट के अनुसार
संघीय अदालत की स्थापना 1937 में हुई और संघीय अदालत में जो जज थे वो 7 थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे और 6 अन्य जज थे। आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। और जो शक्तियों का विभाजन होता है, संघ शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो इसी एक्ट के तहत हुई थी, एक्ट 1935 के तहत हुई थी। और जो समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये 18 जुलाई 1947 को यहाँ पर पेश किया गया था। और माउंट बेटन योजना जो थी वो 3 जून 1947 को आई थी। बाल्कन प्लान, इसी को माउंट बेटन योजना को नेहरू ने कहा था। भारत के साथ फर्स्ट व्यापार जो पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा ने 1498 में, मतलब वास्को डी गामा जो भारत आया था, वो जो भारत में जो पहला व्यापार किया था वो पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया, फिर 1502 में, 1524 में। पहली बार 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था। इस समय राजा था जमोरिन। जो इनका वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था वो अब्दुल मजीद था। पुर्तगाली का जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो 1503 कोचीन में इनके द्वारा बनाई गई। और जो सेकंड फैक्ट्री है वो 1505 कन्नूर में बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। भारत आने वाला जो सेकंड पुर्तगाली था वो 1500 में आया था। वो पेड्रो कैब्रल था। और किसके साथ आया था? बार्थोलोम्यू डियाज के साथ आया था। और पेड्रो कैब्रल को जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ब्राजील की खोज की थी। नेक्स्ट बात करेंगे पुर्तगालियों की। तो जो पुर्तगालियों ने फर्स्ट गवर्नर बनाया था वो अल्मीडा को बनाया था 1505 से 9 में। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था और कॉर्टेज सिस्टम को भी शुरू किया था। सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क था जो 1509 से 1515 तक रहा। और 1510 में जिसका जो सबसे बड़ा अभियान जाना आता है, गोवा इन्होंने जीत लिया था अल्बुकर्क द्वारा। तो पुर्तगाली भारत में सबसे लंबे समय तक रहे क्योंकि ये सबसे पहले आए थे और सबसे देर में भी यही गए। 19 दिसंबर 1961 को ये गए थे। किसके द्वारा इनको भेजा गया था वापस? ऑपरेशन विजय के तहत। और कहाँ से? गोवा से इनको भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये 1600 ईस्वी में बनी थी। और इस समय जो शासक थे वो एलिजाबेथ थी। और इसका जो पूर्व में व्यापार है चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यहाँ पर इन्हीं के द्वारा चार्टर अधिनियम बनाया गया था। और इनको 15 वर्षों का मोनोपोली जो होता है वो प्राप्त था, एक अधिकार प्राप्त था। मोनोपोली का मतलब एक अधिकार 15 वर्षों का इन्हीं को प्राप्त था, इसी कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में इसको किसने बनाया था? मर्चेंट एडवेंचर्स ने बनाया था। इस समय भारत में शासक कौन था? अकबर का शासन था उस समय। भारत के तटीय राज्य की बात करेंगे तो भारत के तटीय राज्य जो है उनकी टोटल संख्या 9 है। और इनकी लंबाई की बात करेंगे हम, भारत में जो तटीय राज्य हैं इनकी अगर लंबाई की बात करेंगे हम तो वो 7516 मीटर है। इनकी लंबाई की बात करेंगे तो 7516 मीटर है। जो पश्चिमी तट है वो उसमें 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और जब नेक्स्ट बात करेंगे हम पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट में 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात की। तो GAT से याद रखिए, पहले गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। गुजरात की याद रखिए 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973 और तमिलनाडु की 906। सबसे कम जो लंबी तटरेखा है वो गोवा की है, लगभग 103-4 के करीब है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पूर्वी बिंदु जो है वो किवतु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुवार मोती है, ये गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्रकाल है जो लद्दाख में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 अंश 4 मिनट यहाँ से लेकर और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय इसका विस्तार है। यहाँ पर बात करेंगे हम 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मालदीव के मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा जाट है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होता है। और जब बात करेंगे भारत की पश्चिम से पूर्व तक जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और जब उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर की लंबाई है। प्रधान मध्यान्ह रेखा की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में से होकर गुजरती है। और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए यूपी में छतुड़ी आंधी में, यानी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जब बात करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क में हमको दिया गया था कि मौद्रिक नीति मतलब कौन बनाता है, तो ये RBI द्वारा बनाई जाती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हम शॉर्ट वे में रिवीजन करते रहेंगे।